गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आज मंडे है। आज सोमवार को हमने जो बातें की है, आज वो काम हमें करना है। कल संडे था। आप सबने अपना अपना जितना भी जो सारा काम निपटाया होगा, जो प्रैक्टिस शीट हमने दी उनको भी आपने किया होगा अपने हिसाब से। और भी आपकी इन दिनों में जो भी है, तो मेरे ख्याल से संडे को काफी आप व्यस्त रहे होंगे। खूब सारी आपने तैयारी की होगी। चलो, हम जल्दी से क्लास प्रारंभ करते हैं। और आज इस क्लास के अंदर जो खास बात क्या मेरे प्यारे बच्चों, खास बात यह है, नोमेनक्लेचर की बात तो हो गई, फिनिश। प्रैक्टिस शीट हमने दे दी। आने वाले सारे सवालों का जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं। फिर भी कंपाउंड तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है, वो आते रहेंगे। फिर भी उस चीजों को मैं जा जाए बताता रहूंगा। और आज पेन कॉपी रजिस्टर लेके प्रॉपर बैठना मेरे बच्चों। जो बात बताऊं दिमाग फिट कर लेना, क्योंकि मैं डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे आ रहा हूं जो क्वेश्चन इस बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और ये सीट आपको जो मिली है, शायद आपने निकाल के देखा होगा। मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपकी पुस्तक से ही और बोर्ड पैटर्न से ही। और इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई न कोई क्वेश्चन को आना पक्का है, किसी न किसी क्वेश्चन को आना पक्का है। अब वो कोई सा है, मैं समझा ऐसे दूंगा, याद ऐसे करा दूंगा कि आपका इनमें से कोई आए, आप बढ़िया आंसर दिखोगे। पक्का ना? चलो चालू करते हैं। आज हम टॉपिक टॉपिक हमारा क्या है? हाँ, जो क्वेश्चन सेट दी थी, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिपीट कर देता हूं। हमने कहा था रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम, यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड, एक ये टॉपिक था। दूसरा मैंने कहा था आपकी पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर है, अम्लीय सामर्थ्य के घटते और बढ़ते क्रम, ये भी सवाल है पूरी पुस्तक में। पूरी पुस्तक पूरी पूरी बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य के जितने भी ऑर्डर है, इसके भी सारे क्वेश्चन है। फिर बॉइलिंग पॉइंट, एच बॉन्ड एंड सॉल्युबिलिटी, विलेयता, हाइड्रोजन बंध, क्वथनांक, गलनांक, इनके भी आपको जो सीट दी थी, ये सारे क्वेश्चन थे। बराबर ना? तो इनमें हम सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिएक्टिविटी को लेके। तो जितने भी इन सीटों के अंदर है, मैं दो चार क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर इन क्वेश्चनों को करेंगे एक तरफ। इनका उत्तर क्या होना चाहिए, किस तरह से पहले समझा हुआ होना चाहिए, ताकि दर 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 हम इनका उत्तर बना सके, आपको बता सके, और आप वो हमेशा याद रख सके। चलो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन सीट आ रही है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, निम्न यौगिकों को नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ये हो गया। पहले इन तीनों को अरेंज करना है। फिर लिखा है बेंजल्डिहाइड, टोलुएल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। ओके, ये पहला क्वेश्चन के अंदर दो है, इनको ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है भैया, ठीक है। इस तरह अरेंज द आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन को SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ब्रोमोब्यूटेन के जो आइसोमर्स होंगे वो चार होंगे, उन चार को बताना है। इस तरह से इन्होंने बेंजिल ब्रोमाइड एंड अगला इन्होंने कंपाउंड लिया है डाइफिनाइल ब्रोमो, डाइफिनाइल मिथेन, और इन्होंने एक फिनाइल लिया है, मिथाइल लिया और ब्रोमो जोड़ रखा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये पूरी जो सीट है, सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इनको पढ़ूं। आपने इन सभी क्वेश्चन को पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, ये सीट आपके पास है ना? तो मैं ये क्या करूं, इनमें से और क्वेश्चन को समझाते वक्त एक जगह इकट्ठे कर लो। देखिए रिएक्टिविटी को लेके क्या है, एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड के टाइप क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। एक तो डिग्री के आधार पे है, राइट ना? एक एलिफेटिक और एरोमेटिक को लेके हैलाइड आपके हेलो एरिन्स भी है। तो इनको लेके जितने भी हैलाइड के कंपाउंड है और इनकी रिएक्टिविटी क्या है, और ये कौन से रिएक्शन के रिलेवेंट इनकी रिएक्टिविटी है, किस अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता पूछी गई है, इनको मैं एक साथ लेके इसको मैं दिमाग के अंदर आपके सेट कर देता हूं। फिर इसी तरह से आपके
कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं और उनमें ये एल्डिहाइड और कीटोन कितने एग्जांपल है, और इनमें भी एलिफैटी एरोमेटिक, उन सारे कंपाउंड को मैं एक साथ बता दूं, है ना। तो ऐसे इनको बताऊंगा तो इसमें 5-7 क्वेश्चन एकदम धड़ल्ले से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले रिएक्टिविटी क्या होती है और हमें इसके बारे में क्या क्या आना चाहिए, है ना, और उसको आधार बना के इन सवालों का उत्तर अपन लिखेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। ये हमारा हेडिंग हो गया। इसको हम समझते हैं। उन सभी क्वेश्चनों के उत्तर देने से पहले क्रियाशीलता को समझना जरूरी है, हमारे दिमाग में चलना जरूरी है। यहां जो मैंने रिएक्टिविटी क्रियाशीलता प्रिय विद्यार्थियों लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी का अर्थ आया है रिएक्शन के अंदर से, और रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, बराबर ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना ये रिएक्शन है। अब इसको टेक्निकली क्या है, रिएक्शन का टेक्निकल मीनिंग क्या है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड फॉर्म। पुराने बंध इसमें टूटते हैं और नए बंध इसके अंदर बनते हैं। पुराने बंध टूटते किसमें है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक किसमें होते हैं, रिएक्टेंट में, और न्यू बॉन्ड फॉर्म किसमें होते हैं, प्रोडक्ट में, उत्पाद में, बराबर। अब बात है रिएक्टिविटी को मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूं। सपोज कीजिए किसी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है उनके बॉन्ड फटाफट टूट रहे हैं, बहुत रैपिडली टूट रहे हैं, फास्ट, धनाधन टूट रहे हैं। तो यदि फटाफट टूट रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, इट मींस आप कोई रिएक्शन फटाफट हो रही है तो आप क्या कहोगे, रिएक्टिविटी ज्यादा। यही तो मीनिंग हुआ है। और यदि बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं हो रहे, कठिनाई से हो रहे हैं, समय लग रहा है, उसके बाद स्लोली स्लोली धीरे धीरे टूट रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, रिएक्टिविटी कम है, क्रियाशीलता कम है। ये एक शाब्दिक अर्थ हुआ, है ना। अब बात आई कि यार बॉन्ड ब्रेक, बंद का टूटना कब धमाधम होगा, रैपिडली होगा, कब फास्ट होगा, तो उसके अब कारणों में जाए, कब स्लोली होगा उस कारण में जाए। तो मैं धीरे धीरे उस टॉपिक तरफ लेके आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है इसमें माइंड में लाना पड़ता है। जैसे ही फिर ये विचार क्रिएट होता है, उस टॉपिक समझने का क्या आता है, मजा आता है। यानी प्रिय विद्यार्थियों, इसका सीधा मीनिंग किससे आता है, बॉन्ड से आता है। इसका सीधा मीनिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, बंध का टूटना। इसका सीधा अर्थ किससे जुड़ा है, बंध के टूटने से। ये आप पक्का समझ लो कि यदि आसानी से टूट रहा है, आसानी से टूट रहा है, इट मींस रिएक्टिविटी ज्यादा। रिएक्टिविटी में आर लिख देता हूं और तीर का निशान मतलब ज्यादा। और यदि कठिनाई से टूट रहा है, कठिनाई से टूट रहा है, हार्डली ब्रेक, इट मींस रिएक्टिविटी स्लो। ओके, लेस, कठिनाई से टूट रहा है, इट मींस रिएक्टिविटी क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, कम हुई, बराबर ना, है ना। यहां पे आप लिख दीजिए बॉन्ड ब्रेक, इजिली बॉन्ड ब्रेक, रिएक्टिविटी मोर, हार्डली बॉन्ड ब्रेक, रिएक्टिविटी लेस। मैं पूरी कोशिश करूंगा यार दोनों मीडियम के अंदर बताने की, लेकिन ये समझने की बात है, मीडियम मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा आपके समझने के उस पॉइंट को पकड़ने का, बराबर। कोशिश पूरी कर रहा हूं दोनों में देने की, कहीं लिख रहा हूं तो कहीं बोल रहा हूं, बराबर। तो ये यहां तक बात होगी। यानी बात अब यहां आ गई कि भाई ये जो बॉन्ड है ये इजीली कब ब्रेक होगा, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, और हार्डली कब ब्रेक होगा। यानी ये बात जाएगी आगे, बॉन्ड ब्रेकिंग की बात आएगी बॉन्ड एनर्जी से, बंद ऊर्जा से ये बात संबंधित है, बराबर ना। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है हमें ये जानना होगा। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन भी बताऊंगा,
लेकिन बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है मेरे प्यारे बच्चों? वो डिपेंड करती है एक तो बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई, बंद लंबाई पे डिपेंड कर रही है। और बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है भाई? कहीं न कहीं तो इसका उत्तर आएगा ही, लेकिन ये इतना लिंक दिमाग में होना चाहिए तो एग्जैक्ट उत्तर आएगा, सही बात ही है। अब बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रही है प्रिय विद्यार्थियों, बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता का अंतर, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बाउंडेड एटम। जिस बॉन्ड से बाउंडेड एटम है उन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, उसी पे फिर बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। ये एक सीक्वेंस है ना। बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता का अंतर को डेल्टा ई एन सिंबल लगाया है। और इसके अंदर क्या होता है बेटे? बड़ा इसमें होता है एटॉमिक साइज, परमाणुीय आकार। जो परमाणु बंधे हुए हैं है ना, तो उनका क्या देखना पड़ेगा? आकार देखना पड़ेगा, साइज। तो ये लिंक आपके दिमाग में रहे। एटॉमिक साइज बड़ी है, बड़े बड़े एटम बाउंडेड है, तो उनके बीच की न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। ये पहला पॉइंट। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिटी एक तरह से क्या है? विद्युत ऋणता का अंतर क्या है कि दोनों परमाणु आपस में एक दूसरे क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस केस में बॉन्ड लेंथ क्या होगी? दोनों के बीच की दूरी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी नहीं घटेगी? घटेगी ना। तो ये दो तीन बात दिमाग में रखनी है। बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक साइज और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिटी पे डिपेंड कर रही है ना। तो इस पूरे को मैं अभी एक और भी इसको और सिस्टमेटिक लिखूंगा, लेकिन दिमाग में चलाते रहो ताकि उन सवालों के उत्तर मैं आपको ठीक से दे पाऊंगा, बराबर ना। तो ये सभी आप पैरेलल नोट करते रहिए। तो अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, फिर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज। बंद ऊर्जा, इन सबको कनेक्ट कर रहा हूं अभी मैं आपको ताकि हमें समझ में आए क्रियाशीलता का पक्का पक्का। इन सबको कनेक्ट करूंगा अभी। ये बंद लंबाई, विद्युत ऋणता का अंतर, परमाणु आकार। देखिए एटॉमिक साइज और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिटी, परमाणु आकार और विद्युत ऋणता का अंतर, इन दोनों से बॉन्ड लेंथ इफेक्ट होती है। जितना तो इन इन दोनों का पहले रिलेशन क्या हुआ कि बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया एटॉमिक साइज, परमाणु आकार के। भैया जितना बड़ा आकार होगा उतनी लेंथ क्या होगी दोनों के बीच की? ज्यादा होगी, राइट। और फिर बंद लंबाई और विद्युत ऋणता में क्या संबंध आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना अंतर ज्यादा होगा उतना उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पास होंगे, पास होंगे तो बीच की लेंथ क्या होगी? और बीच की लेंथ को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, तो वो लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो देखिए इनका इनके साथ ये रिलेशन है। और अब बंद लंबाई और बंद ऊर्जा में क्या रिलेशन होगा वो देखिए। तो विद्यार्थियों बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज का रिलेशन हो गया। अब बॉन्ड लेंथ का मैं ले रहा हूं बॉन्ड एनर्जी से बंद ऊर्जा, क्योंकि अल्टीमेटली बात को बंद ऊर्जा पे लानी है। बंद ऊर्जा से हमें समझ में आएगा कि भाई ज्यादा है या कम है, उससे क्रियाशीलता पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड लेंथ से क्या रिलेशन है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बंध लंबाई का, विद कर्मानुपाती है। ओके, और इसका मैंने रिलेशन दोनों आपको बता दिया, और इनका इसका ये रिलेशन है, राइट। अब मैं इसका रिएक्टिविटी के साथ और इन सबको एक ही इक्वेशन में सेट कर रहा हूं, फिर अपन उन एल्काइल हैलाइड पे चल लेंगे। तो देखिए, रिएक्टिविटी में इन सबके शॉर्ट फॉर्म लूंगा, कहीं कहीं लिखना तो लिखूंगा। तो रिएक्टिविटी आर, क्रियाशीलता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई बॉन्ड एनर्जी बराबर बंद ऊर्जा जितनी ज्यादा, रिएक्टिविटी प्रिय विद्यार्थियों उतनी कम, और ये जितनी कम होगी ये उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इनका अब अपने जो बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन लिया इसके साथ, बॉन्ड लेंथ के साथ, तो ये क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ क्या आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बॉन्ड लेंथ बंद लंबाई, यानी रिएक्टिविटी और बॉन्ड लेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रियाशीलता और बंद लंबाई। लंबाई जितनी ज्यादा, क्रियाशीलता उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अब बॉन्ड लेंथ का वहां पे क्या था, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, परमाणु आकार के, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बराबर। तो हमने यहाँ पे जिक्र कितने बातों किया मेरे प्यारे बच्चों, क्रियाशीलता का, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक साइज और विद्युत ऋणता का अंतर बराबर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये बात यदि आपको समझ में आ गई तो इन सबका भी मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में मीनिंग क्या है कि भाई बॉन्ड एनर्जी का ज्यादा होना और कम होना, ज्यादा होगी बंध मजबूत होगा, बंध मजबूत होगा तो धीरे टूटेगा, धीरे टूटेगा तो क्रियाशीलता कम होगी, है ना। और बंध यदि दुर्बल होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बंध आसानी से टूटेगा। यदि आसानी से टूटा तो क्रियाशीलता क्या हुई, बट नेचुरल ज्यादा हुई। यह एक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। और भी देखो बॉन्ड एनर्जी इफेक्टिंग वायरस कोई हजारों और भी दूसरे फैक्टर होंगे। अभी तुम्हारे जो काम की चीज है मैं वो फिट करना चाह रहा हूं ताकि मैं उन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाऊं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसके बेस्ड एल्काइल हैलाइड के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, राइट ना। चलिए हम इसके अंदर एल्काइल हैलाइड में चलते हैं आगे। ये रहे हमारे पास एल्काइल हैलाइड। आपने सीट में जितने भी जो एग्जाम्पल है ना वो सारे पढ़ लिए कर लिए। मैं पहले उनमें से मेरे द्वारा बढ़िया समझा के सारे एग्जाम्पल, फिर आप मैच कर लेना, आपके सबके उत्तर आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर जो अभी पढ़ा रहे हैं यार इन क्वेश्चन तो ये दिए, अभी किस क्वेश्चन का उत्तर बोल रहे हैं। अभी इसके अंदर एल्काइल हैलाइड के जितने सवाल है उन सबका मैं सामूहिक उत्तर लेके चल रहा हूं, फिर इंडिविजुअली एक एक के बारे में चर्चा करता रहूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि समझाना का एक बार बैठ गया तो लंबा चलेगा, इसलिए कोशिश कर रहा हूं। तो एल्काइल हैलाइड RX, अभी जो कॉन्सेप्ट बताए इसमें कौन कौन से एग्जांपल है देखिए, हम वो ले रहे हैं। CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। मेरे प्यारे बच्चों ये इसके अंदर एल्काइल ग्रुप सेम है और हैलाइड ग्रुप डिफरेंट है, यानी सबके अंदर जो ये CX बॉन्ड है इसमें मैंने X चेंज किया है और C की साइड से कोई चेंज नहीं किया है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसको आप समझ लीजिए, उसके हिसाब से इनकी रिएक्टिविटी का, रिएक्शन के प्रति जो रिएक्टिविटी है, बॉन्ड जो टूटने की जो घटना है उसकी जो स्पीड है, दर है, रेट है, वो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर हमने C के साथ X को चेंज किया। मेरे प्यारे बच्चों यदि X की साइज बड़ी होगी तो बीच की लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। बीच की लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड क्या होगा, आसानी से टूटेगा, राइट ना। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो X है उनकी साइज का ऑर्डर क्या है, F से बड़ी साइज किसकी है, Cl की। Cl से बड़ी साइज किसकी है, Br की। Br से बड़ी साइज किसकी है, I की। तो साइज में देख ली मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी साइज किसकी है, I की। तो जो Ci बॉन्ड है इसके अंदर ये सबसे क्या होगा, दुर्बल होगा, वीक होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। सबसे आसानी से टूटने वाला बंध कौन होगा, Ci, है ना। उसके थोड़ा मुश्किल, ये और मुश्किल और भयंकर मुश्किल। बात समझ में आ गई ना। पहला बेस क्या हो गया,
एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार, आकार का ऑर्डर ये है। इनमें मैंने एक्स, वो जो सी वाला पार्ट है उसको मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, एक्स को चेंज किया है, राइट ना। तो एक तो इसका उत्तर का तरीका ये हो गया है ना। तो इस उत्तर में इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। ये आपका काय का उत्तर है, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। क्रियाशीलता ये कौन सा क्रम हो गया, रिएक्टिविटी का बढ़ता क्रम। सबको समझ में आ गया। इसका उत्तर दूसरी तरह से आप क्या दे सकते हो, जैसे ये सी एक्स बॉन्ड है ना, तो इनमें मैंने डिफरेंस ऑफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिया था डेल्टा ई एन, इसको लेके भी आप आंसर समझ सकते हो। कार्बन की तो सबके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। अब जो जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु है इनकी रिएक्टिविटी सब में क्या है, अलग अलग है। तो एफ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर आपको ध्यान है या नहीं, उसमें एफ की सबसे अधिक, फिर सीएल की, फिर बीआर की और फिर आई की, ये ध्यान रहे। ये मैंने ये किसका ऑर्डर बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ई एन का। और ये कैसा ऑर्डर है, घटता हुआ। तो सबसे अधिक एफ की है, सबसे अधिक किसकी है, तो यहां जो एफ है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो ज्यादा होने से इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, ये ज्यादा होगा। ये डिफरेंस ज्यादा होगा, इनमें अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, बॉन्ड मजबूत होगा, तो रिएक्टिविटी क्या हुई, कम हुई। तो यदि हम इसके बेस्ड उत्तर देना चाहे तब भी आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि डेल्टा ई एन का डिफरेंस या सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम और भयंकर कम। ओके, तो ये जो मैंने इसके पहले कंसेप्ट समझाया था उसको लेके यहाँ पे ये सवाल आपका सॉल्व हो गया है। यहाँ पे कोई सा एल्किल हैलाइड लोगे जिसमें हैलाइड चेंज लोगे और आर ग्रुप एल्काइल सेम लोगे, तो उत्तर देने का ये वाला तरीका है जो इसके पहले कंसेप्ट समझाया था, वो इसका आधार है। सबको मेरी ये बात समझ में आ गई, पक्का पक्का। अब मैं एल्काइल हैलाइड का आर ग्रुप चेंज कर रहा हूं, तब देखिए क्या स्थिति बनती है, वो आप देखिए। अगला पॉइंट, आर ग्रुप चेंज करते हैं। चलो कोई एक एल्काइल ले लेते हैं, जैसे एक CH3 में Cl ले रहा हूं, एक में CH3 CH2Cl ले रहा हूं, एक में CH3 CH ये ले रहा हूं 2 डिग्री, और एक में ले रहा हूं 3 डिग्री। इन सभी संरचनाओं में मेरे प्यारे बच्चों Cl है सेम और इससे जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप है अलग अलग। तो एल्काइल ग्रुप के अलग अलग होने से इस CCl बंध के टूटने पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये जो मैं सिखा रहा हूं इसको दिमाग में बिठा लेना, बात अपनी ओके हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सब में कॉमन स्ट्रक्चर देखिए ये वाली। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, वो बोला हुआ इनके लिए उत्तर होगा। इसके बारे में जो बोल रहा हूं वो इनके लिए आंसर होगा। अब इसके लिए क्या बोल रहा हूं देखिए आप, प्रिय विद्यार्थियों, सीसीएल बंध के अंदर ये जो क्लोरीन है, जो हेलाइड है, इनकी मेरे प्यारे बच्चों नेचर होती है इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को लेके इसका हट जाना। ये जितने भी हेलाइड है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप का मतलब छूटने वाले समूह। छूटने का मतलब होता है ये जिससे जुड़े हुए होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉनों को लेके ये भागना चाहते हैं, वहां से हटना चाहते हैं। ये इनकी नेचर में बता रहा हूं। ये मैंने इनकी किसकी बताई है, हेलाइड की नेचर बताई है कि ये कार्बन जुड़े जो हेलाइड है इन साझा के इलेक्ट्रॉनों को लेके ये यहां से क्या करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, हटना चाहते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं छूटने वाले समूह। ठीक है भैया, ये जितने भी हेलाइड है ये इलेक्ट्रॉन लेके हटेंगे। अब बात ये आ रही है यार, ये साझा के इलेक्ट्रॉन लेके हटना चाह रहे हैं, और किससे हटना चाह रहे हैं, कार्बन से। अब यदि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उनको छोड़ देगा। अब कार्बन के पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हेलाइड को छोड़ने वाला है क्या, भले उसकी कितनी भी उनको लेके हटने की भले उसकी आदत हो, उसकी नेचर हो, उसकी आदत तभी काम आएगी जब वो जिससे जुड़ा उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपन कार्बन का इलेक्ट्रॉन का पता करते हैं। सपोज कीजिए यदि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ये हाइड्रोजन तीनों इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन न देते हैं न इसे लेते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की इतनी उपलब्धता इस केस में नहीं होगी, नहीं होगी ना। अब सपोज करो मैंने यहां पे जोड़ दिया CH3, क्या जोड़ दिया, CH3,
और ये आपको पता है कि इसका प्लस ही इफेक्ट होता है, बराबर ना। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? अपनी साइड से इस कार्बन को। तो पहले केस की तुलना में इस केस में इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। तो ये बॉन्ड जो टूटने वाला इस केस में ये आसानी से टूटेगा। दो बार यदि मैं यहाँ पे एक ऐसा और समूह लगाऊं तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हो गए? दो। तो ये दो देंगे, तो पहले के वाले केस की तुलना में इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ज्यादा हुए। तीसरा केस है कि इसके अंदर तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये और सप्लाई करेंगे तो कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ेगा। तो आप मुझे बताइए इस सीसीएल बंध के अंदर सबसे आसानी से बंध किस में टूटने वाला है? सर्वाधिक। यानी यहां पर ये पूरी बात आ रही है इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, उपलब्धता। यानी इलेक्ट्रॉन या जितने ज्यादा अवेलेबल होंगे उतना आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हमें समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी डिपेंड कर रही है इस कार्बन के पास इसे जुड़े हुए समूहों पर। यदि जुड़े हुए समूह प्लस इफेक्ट के हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसके पास उपलब्धता बढ़ेगी। उपलब्धता बढ़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, ये बंध आसानी से टूटेगा और क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये जो ऊपर जो हैलाइट लिखे हुए आपके सामने है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, बराबर ना। और ये मिथाइल हैलाइड है क्लोराइड है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट क्लास। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? एल्काइल ग्रुप सेम, हैलाइड एटम चेंज। तो हैलाइड एटम जब चेंज है तो मैंने तुम्हें उसका उस कॉन्सेप्ट से उत्तर दिया था, उनके आकार और आकार विद्युत ऋणता, है ना, उनके डिफरेंस और ऊर्जा से। अब हैलाइड सेम है, आर ग्रुप चेंज है, यानी आर में इनमें सी से जुड़े हुए समूह। तो इनमें बात आ गई इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता ज्यादा, आसानी से छोड़ेगा, आसानी से बंद टूट जाएगा। तो ये वाले सवाल का भी क्या आ गया? आंसर आ गया। कितने तरह का आंसर सॉल्व हुए? 2 तरह के, ठीक है। अब मैं एक नया कंसेप्ट देते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। वो अगला कंसेप्ट क्या, देखिए आप अगला सवाल क्या होगा। अगला सवाल ये है, वो बार बार एल्किल हैलाइड में किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है? SN1 और SN2, ये दो केस को लेके बात कर रहा है कि भाई एल्किल हैलाइड है, SN1 में इन एल्किल हैलाइड का क्रम क्या है और SN2 में इनका क्रम क्या है ना। और ये SN से एक शब्द क्या है? SN1 और SN2 से SN शब्द है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं इसको समझ लेता हूं, फिर इनके SN1 के प्रति बात करते हैं और SN2 के प्रति बात करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, SN की फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, बराबर ना। यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यानी जो एल्काइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं ये कैसे, फिर अपन 1 और 2 में जाएंगे और ज्यादा SN1 और SN2 के अंदर मैं ना जब मैकेनिज्म का पार्ट होगा वह बड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अभी रिएक्टिविटी आ गई तो थोड़ा कुछ कुछ चीजों कट करते हुए अभी जो आपको उत्तर चाहिए दिमाग में एनी टाइम रहे वो देने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए ये एल्किल हैलाइड बॉन्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ये पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? ध्रुवीय बंध। ये कैसा बंध है? ध्रुवीय बंध। ये आपको ध्यान रहे कैसा बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि X की इलेक्ट्रोनिटी क्या है? C से ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, X पे आया मेरे प्यारे बच्चों, ये X की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा वितरणता, इसने साझक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, थोड़े से इलेक्ट्रॉन बढ़े, पार्सली बढ़े, तो मैंने यहाँ पार्सल नेगेटिव चार्ज लगाया और कार्बन पे क्या लगाऊंगा? पार्सली पॉजिटिव चार्ज। इस पोलर स्ट्रक्चर को देख के हमें प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहां से हटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये हट कौन रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो इस C प्लस पे अटैक कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। यानी ये हटके
ये हटके यानी ये यहां से डिस्प्लेस हो रहा है और इसकी जगह कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो जिन रिएक्शनों में हटना और जुड़ना होता है उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। और यहाँ हटके जुड़ने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल। हटके जो जुड़ता है उसके नाम से रिएक्शन का नाम होता है। तो यहाँ जो हटने के बाद जुड़ कौन रहा है, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नायु। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बराबर ना। अब ये दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो SN1 में एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का आधार देखने का क्या है और SN2 में क्या है, तो मैं पहले SN1 के अंदर बता देता हूं, फिर SN2 में बताऊंगा। लेकिन इन रिएक्शन में मैकेनिज्म जहां आएगी वहां मैं इस टॉपिक को और विस्तार से लूंगा। अभी उत्तर की दृष्टि में बार बार बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं, इसलिए आप दुखी ना हो, कंफ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों। ख्याल पूरा कर रहा हूं, देख पूरा रहा हूं, है ना। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है SN1। एक का अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 की ये फुल फॉर्म है। हिंदी में एक का अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। प्रिय विद्यार्थियों, ये रिएक्शन होने के लिए इसका मीडिएटर प्रोडक्ट मध्यवर्ती उत्पाद, मीडिएटर जो प्रोडक्ट मध्यवर्ती उत्पाद है वो होता है C+, कार्बोकैटाइन, कार्बोधनाइन, ये इसका मीडिएटर प्रोडक्ट होता है SN1 रिएक्शन का। तो इसके आंसर में देखा जाता है जो एल्काइल हैलाइड रिएक्शन के दरमियान आसानी से कार्बोकैटाइन बनाएगा या जिसका कार्बोकैटाइन जो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिस एल्काइल हैलाइड का, वो जितना ज्यादा स्थायी होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, SN1 रिएक्शन के प्रति क्रियाशील होगा। ये लाइन आप कोट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो एल्किल हैलाइड स्टेबल स्थायी कार्बोकैटाइन देगा वो इस रिएक्शन के प्रति ज्यादा क्रियाशील होगा। ये इसका कंसेप्ट है। अब कार्ब पूरे जो भी जो एल्किल हैलाइड लिखूंगा उसमें दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार कार्बोकैटाइन स्टेबल कौन बना रहा है। तो और कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी आपको पता ही है, नहीं तो मैं अभी बता ही रहा हूं, राइट। ठीक है भैया, अपन कंपाउंड लेते हैं इनके अंदर CH3Cl, CH3CH2Cl, मैंने वही उदाहरण वापस लिखा। तो बच्चे कहेंगे सर यार पहले वाला एग्जांपल में आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दिया था, है ना, कि भाई एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है जब R चेंज होता है, और फिर वही एग्जांपल ले रहे हो। हाँ प्यारे बच्चों, जब सिंपली क्वेश्चन इतना ही आ रहा है कि भाई एल्किल हैलाइड की इनके प्रति इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तब तो जो मैंने बताया वही आंसर देना। अब बात यह आ रही है कि इसको टाइप में बदल दिया, इसका जो टाइप है कि SN1 के प्रति बताओ। तो इस SN1 के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, कार्बोकैटाइन का। ठीक है, इन सब के अंदर बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो इसे क्या बनेगा, ये वाला। इसको आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये वाला। जब इसको आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, इसमें से Cl बॉन्ड को तोड़ोगे तो कौन सा कार्बोकैटाइन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला। बराबर ना, ये बन रहा नहीं बन रहा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है भाई, और क्या सवाल था SN1 के लिए, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल देगा वो उतना SN1 के प्रति क्या होगा, मोर रिएक्टिव। ये बात है ना। ठीक है, इसने ये दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया, इन एल्किल हैलाइड से ये मध्यवर्ती उत्पाद मीडिएटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं। हम अच्छे से जानते मेरे प्यारे बच्चों
कि कार्बोकैटाइन के अंदर यदि ये सारे के सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं और इनमें क्या होगा, प्लस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट, अति संयुग्मन प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ एल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9, यहाँ एल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ एल्फा हाइड्रोजन कितने 3, और यहाँ कितना है 0। जहां जितने एल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां उतनी ज्यादा सही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अति संयुग्मन होगा। तो सर्वाधिक हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें, जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो उतना ज्यादा स्टेबल, राइट। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये निकल गया। जब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये निकला तो मुझे प्यारे बच्चों बताइए, SN1 रिएक्शन के प्रति इन एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, बताइए। मैंने मेरा पूरा पढ़ किया, इस वीडियो को बार बार करके इस लाइन को समझ लीजिए और फिट बिठा लीजिए। SN1 रिएक्शन के लिए आप कहीं पे भी उत्तर कोई भी हैलाइड दे दे तो आपको उत्तर देने का तरीका क्या होगा कि जो मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में कार्बोकैटाइन जितना ज्यादा स्थायी देगा वो SN1 रिएक्शन देने के प्रति उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा, दैट इज मोर रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन which gives more stable carbocation ion, or carbocation ion is a mediated product of SN1 reaction. Everybody understand right now? ठीक है। अब SN1 के अंदर ये तो सिंपल ही है, कुछ एग्जांपल और है उनको भी मैं ले लेता हूं। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन है वो इस तरह सॉल्व हो रहे हैं। अब मैं अगले एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें थोड़ा सा अपन ऐड कर रहे हैं, एरोमेटिक ले रहे हैं इसके अंदर। जैसे ये एक आपके पास बेंजाइल क्लोराइड कंपाउंड है, राइट। फिर मैं इसके डबल कर देता हूं, यहां पे एरोमेटिक रिंग मैंने कितनी जोड़ दी, 2, और यहां मैं कितनी जोड़ रहा हूं, 3, बराबर। ये तीनों भी एल्काइल हैलाइड है, इनमें कार्बन से रिंग जुड़ी हुई है। और ये पूछा कि इन कंपाउंडों की SN1 रिएक्शन के प्रति इन कंपाउंड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। अच्छी तरीके से देख लो बात मेरे प्यारे बच्चों, वही कार्बोकैटाइन वाली। कौन सी बात, कार्बोकैटाइन। तो ये बॉन्ड ब्रेक करके कौन सा कार्बोकैटाइन देगा, ये वाला। ये कौन सा देगा, ये वाला। ये कौन सा देगा, राइट ना। ये 3 ही बनेंगे इनसे। अब मेरा आपसे सवाल है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन है, तो स्टेबिलिटी के लिए आपको पता है कि सबसे अधिक इफेक्टिव कौन, रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद कौन है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ये ध्यान रहे, इनके अंदर आपने कहीं पढ़ा होगा। इन चीजों का हम डिटेल में जब लॉन्ग टर्म का सिलेबस होता है बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करते हैं। आपको पता है GOC होने में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 1 महीना लगता है। तो हम उनमें से अभी केवल आपको वो उत्तर दे रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है और आपको ध्यान में याद भी रखना है। तो ये तीनों हो गए। तो प्यारे बच्चों, एक कार्बन से रिंग जुड़ा हुआ और ये रिंग क्या करेगी, अंदर से इलेक्ट्रॉन देके इस कार्बोकैटाइन को स्टेबिलिटी देगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसी रिंग कितनी, एक, तो अपने समझ लो रेजोनेंस यहाँ पे केवल R है। या 2 रिंग है तो इस कार्बोकैटाइन के साथ क्या होगी, मैं 2R लिख दूं, और या 3 रिंग में या क्या लिख दूं, 3R। तो मुझे बताइए सर्वाधिक रेजोनेंस कहाँ है, इस कार्बोकैटाइन। तो सर्वाधिक स्टेबल भी कौन होगा, ये वाला। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, SN1 की कंडीशन क्या है, जिसका मीडिएटेड प्रोडक्ट कार्बोकैटाइन आयन स्टेबल, जिसका मध्यवर्ती उत्पाद जो बनने वाला कार्बोकैटाइन है वो जितना ज्यादा स्थायी होगा उस एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 के प्रति क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, हो गया ना। थोड़ा सा प्यारे सावधान रहने का, सचेत रहने का, सारे शब्दों को सुनने का, क्योंकि यह मुझे थ्योरी टाइप पार्ट है, समझाना ज्यादा पड़ रहा है, बोलना ज्यादा पड़ रहा है ना। थोड़ा आपको ध्यान रहे। अब हम कुछ एल्किलाइड और लेते हैं।
अब क्वेश्चन ये आ गया, एक ये है और एक मेरे प्यारे बच्चों ये है, और एक आपके सपोज करो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। बोले इन्हीं का SN1 के प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। अभी जरा कुछ बच्चे जो है ना, उन जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो एक दिमाग में सेट होता है, तो वो तुरंत क्या कहेंगे, यार ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो इनमें सर्वाधिक रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री वाला। ना रे बाबा ना, आपको अभी जो बात बताई इसलिए मैंने क्या पकड़ा, SN1 का मीडिएटेड प्रोडक्ट के लिए मैंने पकड़ा कार्बोकेटाइन। तुरंत ये जैसे ये सामने है तो हमें समझ में आ गया कि यार ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है मीडिएटर, ये। इसे मीडिएटर कौन बन रहा है, ये। और उसे कौन बन रहा है, ये 3 डिग्री, बराबर ना। अभी ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे, और इनमें भी काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके SN1 के। मैं सबको एक साथ ही खत्म, सारे SN1 के सब खत्म कर दूंगा, फिर SN2 के और एल्किलाइड के जितने भी एग्जाम्पल है आपके इसमें दिए सब फिनिश, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों से ये बन रहा है भैया, इसके अंदर केवल क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन H, इसमें क्या है रेजोनेंस, और इसमें भी क्या है रेजोनेंस। एक ध्यान रहे, एक क्या है ओपन चेन का रेजोनेंस और एक एरोमेटिक रिंग का रेजोनेंस। ये ध्यान रहे, ओपन चेन के रेजोनेंस से ज्यादा एरोमेटिक रिंग का रेजोनेंस होता है। ये सभी लोग दिमाग में बिठा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस रेजोनेंस से ये रेजोनेंस मोर इफेक्टिव, तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये। तो इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, दिस। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन हो गया। ये एक शब्द कई सवालों का धड़ाधड़ जवाब देगा SN1 के लिए, क्लियर ना, है ना। अब मैं अगला चलता हूं। अब देखो इसी के अंदर यदि आपको ये समझ में आ गया तो अभी क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकते, जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा, जैसे ये बड़ा एग्जाम्पल था, ठीक है। अब अगले में क्या किया, यहाँ Cl जोड़ के या CH3 जोड़ दिया। आप पता ये भी पोजिशन एलाइलिक है और यहाँ भी पोजिशन एलाइलिक है, यह एक गैस हटा के क्या जोड़ दिया, मिथाइल, और इनकी बन पड़े तो ये बेचारे बच्चों को चकमा देने के लिए ये और चीज यूं जोड़ सकते हैं, लो। तो ये कितने हैं हो गए, 3 एग्जाम्पल हो गए हेलाइड के, और तीनों एलाइलिक है। पर ये एलाइलिक कौन सा है, 1 डिग्री, ये एलाइलिक कौन सा है 2 डिग्री, और ये एलाइलिक कौन सा है 3 डिग्री, राइट ना। कार्बन के टाइप है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री। अब इन तीनों का, तो इन तीनों से क्या बनाओगे, कार्बोकेटाइन। तो इसे कार्बोकेटाइन बनाओगे यहाँ से तोड़ के, एक इसको तोड़ के यहाँ बनाओगे, और एक इसको आप तोड़ के यहाँ बनाओगे, है ना। तो ये तीनों कार्बन है। आप देखिए इसमें केवल क्या है, रेजोनेंस। प्यारे बच्चों इसमें रेजोनेंस और इसमें क्या है H, तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, अनुनाद प्लस क्या है अतिसंयुग्मन। और यहाँ पे देखिए ये रेजोनेंस, ये CH3 वाला क्या है H, और ये भी H, तो इस पूरे में क्या हुआ R प्लस H, यानी इसमें रेजोनेंस और 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें केवल रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे ज्यादा इसकी और इससे भी ज्यादा इसकी। तो ऐसा कोई कंपाउंड हो, किसी कंपैरिजन हो, एरोमेटिक रिंग वाला भी साथ में हो, और ये वाला रेजोनेंस वाला भी साथ में हो, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री भी साथ में हो, तो इन सबका ही ऑर्डर आप समझ जाना चाहिए। और इधर यदि आपके हेलाइड वो है ना, एरोमेटिक नहीं, ये हाइड्रोकार्बन वाला यदि पार्ट यदि आपका सेम है और हेलाइड चेंज हो रहा है, तभी मैंने बता दिया F हो तो क्या करना, Cl है तो क्या करना, Br है तो क्या करना, और I है तो क्या करना। मेरी बात समझ में आ गई प्यारे प्यारे बच्चों। ये SN1 के प्रति सारे ऑर्डर क्या हो गए आपके, फिनिश हो गए, पक्का पक्का ना। अब मैं आगे चलू ना, ओके प्यारे बच्चों। अब मैं प्यारे बच्चों ले रहा हूं क्या, SN2। प्रिय विद्यार्थियों अब SN2 है ना,
तो SN1 में आपको याद रखने की बात क्या थी? मीडिएटर प्रोडक्ट कार्ब कैटायन और उसकी स्टेबिलिटी, है ना, और उसकी स्टेबिलिटी, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, उनका ये मसला था। वैसे अपन रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकाल रहे थे। अब अपन SN2 के लिए क्या बात है वो मैं थोड़ा सा सेट करता हूं वो पॉइंट, फिर सबके देखना धड़ाधड़ कैसे इनके ऑर्डर निकलते हैं। देखिए आप, SN2 का मीडिएटर प्रोडक्ट मध्यवर्ती उत्पाद होता है प्रिय विद्यार्थियों, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ये H, ये C, ये H और ये H और ये Cl, इसको मैं SN2 के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप प्रॉपरली ध्यान दीजिए। SN2 का मीनिंग तो आप जानते ही हो, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपके दिमाग में रहे, है ना। तो बाई मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, एक तो मॉलिक्यूल ये है और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। अब देखिए ये मॉलिक्यूल के अंदर ये जो क्लोरीन एटम है, यानी ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके हटना चाहेगा और को कार्बन से लेके जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो इस बॉन्ड के जब ये टूटेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, और आपको ध्यान रहे वो था स्ट्रॉन्ग पोलर मीडियम। आपने SN1 SN2 का डिफरेंस देखोगे, वो प्रबल ध्रुवीय माध्यम है, ये दुर्बल ध्रुवीय माध्यम है, वीक पोलर मीडियम है। तो इनके बॉन्ड कोई भी सेल्फ नहीं टूटने वाले हैं, है ना। तो जब नहीं टूटने वाले हैं तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ही ये बॉन्ड टूटेगा, नाभिक स्नेही के अटैक से ही ये बॉन्ड टूटेगा। ये ध्यान रहे, ये समझाते हुए पहला पॉइंट, ये बॉन्ड कब टूटेगा? जब इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अन्यथा ये बॉन्ड टूटने वाला नहीं है। और वो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल वो क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा, तो ये धीरे धीरे देगा, ये धीरे धीरे छोड़ेगा। तो इसकी एक ऐसी स्टेज बनेगी, ये नेगेटिव वाला, ये धीरे धीरे यहां आएगा, ये धीरे धीरे यहां जाएगा। इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, TS, ट्रांजिशन स्टेट, बराबर। अब इसके अंदर समझने वाली बात है, मैं रिएक्टिविटी पे लेके आ रहा हूं, इतनी बात आपको समझ में आएगी कि भाई ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और इसके धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देगा, ये धीरे धीरे टूटेगा। एक ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पे न तो पूरा ये बॉन्ड टूटा हुआ, न ये पूरा जुड़ा हुआ, दोनों इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने इनको डॉट डॉट से रखा है ना। अब यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे अभी तो जुड़े हुए हाइड्रोजन, क्या जुड़े हुए? हाइड्रोजन। इन एटम की साइज होती है छोटी, क्या होती है? तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये पहला केस, ये इजीली हो रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पे बड़ा समूह R जुड़ा हुआ है, यदि समूह की यहाँ साइज बड़ी, समूह की साइज क्या हुई? बड़ी हुई। इस कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूह की साइज यदि बड़ी होगी तो वो इस कार्बन पे इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। हर बच्चा दिमाग में डाल दे, क्या क्रिएट करेगा? हिंड्रेंस, बाधा उत्पन्न करेगा। और जब बाधा उत्पन्न करेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? गिरेगी, बंद और धीरे टूटेगा, और बंद का धीरे टूटना ही लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिविटी है, कम क्रियाशीलता होगी, पक्का ना। अब आगे देखिए, यदि इस कार्बन से जुड़े हुए सभी समूहों की साइज बड़ी है तो इसका इसके ऊपर अटैक करना बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। पहले केवल हिंड्रेंस एक थी, यदि दोनों H पे दो R जुड़ गए, हिंड्रेंस बाधा डबल होगी, और यदि तीनों जगह R जुड़ गए तो बाधा 3 गुना होगी। जितनी बड़ी बाधा उतनी क्रियाशीलता कम। यह है SN2 का प्रॉपर इसके क्रियाशीलता ज्ञात करने का वे तरीका। वहां तो था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और इसमें है कि इस कार्बन से जुड़े समूहों के जितने आकार बड़े होंगे उतने उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या होगा? कठिन हो जाएगा।
ये इसके अंदर समझ में आया कि नहीं आया? यदि अब ये आ गया है तो आपको एग्जांपल ले लीजिए, ये CH3Cl, CH3CH2Cl, उन्हीं एग्जाम्पल को वापस ले लीजिए जो SN1 के लिए थे, है ना। अब प्यारे छोटी सी बात है, इस कार्बन से केवल कौन जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। इससे कौन है? ये मिथाइल ग्रुप। इस कार्बन से यहाँ कितने हैं? 2 मिथाइल ग्रुप। और यहाँ कितने हैं? 3। मुझे बताओ इन सब के ऊपर अटैक किसको करना है? न्यूक्लियोफाइल को। आप मुझे बताइए सबसे आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? इसके ऊपर। कहाँ करेगा? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एटम है, इनकी साइज छोटी है, या हिंड्रेंस बाधा क्या होगी? सबसे कम होगी। और सर्वाधिक बाधा क्या होगी? यह होगी। तो इन सभी एल्किलाइडों का SN2 रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला होगा कि नहीं होगा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब यहाँ पे अपन एग्जाम्पल चेंज करते रहो। अब एग्जाम्पल ये वाला लिया, फिर आप एग्जाम्पल दूसरा ले लो। अब कोई कहे एक ये है ना, ये डबल लगा दिया यहाँ पे, और ऐसा है 3 गुना लगा दो आप, 3 फिनाइल ग्रुप जोड़ दीजिए। बोले इनका SN2 के प्रति ऑर्डर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल साफ है, सर्वाधिक हिंड्रेंस यहाँ, सर्वाधिक हिंड्रेंस, तो SN2 की रिएक्टिविटी इसके लिए क्या होगी? इस हैलाइड के लिए सबसे कम। तो ऑर्डर क्या हो गया? ये हो गया पक्का। अब ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो, आपकी बात फिट बैठने वाली है। ये वाली हिंड्रेंस ध्यान रहे, उस कार्बन से जुड़े हुए समूह जितने बड़े होंगे उतना न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हिंड्रेंस बाधा उत्पन्न होगी, और ये बाधा जितनी ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी कम। ये हो गया SN2। अब प्यारे बच्चों कंसेप्ट मैंने आपको लगभग सारे के सारे SN1 SN2 के बता दिए है ना, और क्वेश्चन भी मैंने मेरी तरफ से सारी वैरायटी कवर कर ली है। अब ये सारे एक तरह से आपको जो मैंने सीट दी है, इस सीट के सभी क्वेश्चन का उत्तर हो गया। फिर भी अब उस सीट के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, और इन कंसेप्ट को देखते हुए अपन कैसे फटाफट उत्तर दे रहे हैं। देखिए अपन इस सीट पे चल रहे हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किससे रिलेवेंट है? कार्बोनाइल कंपाउंड। मैंने अभी आंसर किसका दिया है? एल्काइल हैलाइड का। तो एल्काइल हैलाइड का देखिए आप, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इनको SN2 रिएक्शन के प्रति क्या करना है? आइस आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन जो है ना, इनको SN2 रिएक्शन के प्रति जो ब्रोमो आइसोमेरिक इन्होंने क्या कर दिया है? आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। इस सबसे ना ब्रोमोब्यूटेन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये बोले इन चारों का SN1 रिएक्शन के प्रति क्या है, SN2 रिएक्शन के प्रति क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर किया है। ठीक है ना। और ये दूसरा वाला जो अभी मैंने उत्तर दिया देख लो, ये आपके है ना, ये एक बेंजल ग्रुप के अंदर एक फिनाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 फिनाइल जुड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पे एक फिनाइल और मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसके अंदर अपन पहले वाला ब्रोमो वाला मैं उत्तर दे रहा हूँ आपके, देखिए रिएक्शन कौन सी है? इन्होंने कहा SN2 के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है। अब ये आपको ध्यान रहे, आप पता है ये भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है। तो डिग्री के हिसाब से आप देखते हो, तब भी आपका इसके अंदर तो उत्तर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और अपना वो वाला कंसेप्ट लगा दो, SN2 के अंदर क्या है, हिंड्रेंस बाधा। तो इस कार्बन पे बाधा है तीन बड़ी बड़ी, तीन बाधा है, और इस कार्बन पे दो बाधा है, और इस कार्बन पे और इसके इस कार्बन पे एक एक बाधा है। यहां बाधा एक एक है, यहां बाधा इनसे डबल है, यहां बाधा तीन गुना है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हुई, सबसे कम, उससे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी। इन दोनों में, इन दोनों में देखिए इसका साइज क्या है, इसके ऊपर बड़ा, और इसका साइज क्या है, छोटा, क्योंकि ये केवल एक एक कार्बन के हिसाब से जुड़े हुए। तो इस कार्बन में हिंड्रेंस क्या आएगी, इसकी कंपेयर में कम आएगी। तो इनका ऑर्डर क्या हो गया SN2 के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, बराबर। ये आपका आंसर हो गया सभी का, पक्का। चलो अब लेते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, इसमें एक फिनाइल जुड़ा हुआ है, इसमें दो फिनाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें एक फिनाइल और मिथाइल जुड़ा हुआ है, ओके। और चौथा इसने क्या लिया, दो फिनाइल और मिथाइल। तो ये एक फिनाइल और एक मिथाइल, एक दो तीन चार कंपाउंड है, ठीक है, ओके। CH2Br एक, CH दो फिनाइल लिया, फिर एक के अंदर CH3C एक मिथाइल लिया, और ये लिया, और एक के अंदर क्या लिया हुआ है, एक मिथाइल ले लिया, और दूसरे में दो फिनाइल एक मिथाइल। दो फिनाइल सिर्फ, और इसमें दो फिनाइल और एक मिथाइल और Br। अब ये चारों कंपाउंड लिख दिए, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए आप क्या है। यहाँ प्यारे बच्चों बाधा कितनी, एक, यहाँ बाधा कितनी है, दो, यहाँ पे भी बाधा कितनी है, दो, और यहाँ बाधा कितनी है, तीन। तो ये तो क्लियर हो गया, जहां बाधा सर्वाधिक कहाँ है, इसमें, और सबसे कम कहाँ है, इसमें। अब इन दो में देखिए, एक एक फिनाइल तो सेम है, एक फिनाइल की जगह क्या है, मिथाइल। तो आपको पता है मिथाइल की साइज क्या होती है, फिनाइल की साइज से कम होती है। तो इन दोनों में इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक रिएक्टिविटी फर्स्ट की होगी SN2 के लिए, है ना। फर्स्ट के बाद कौन आ जाएगा, सीधा थर्ड, थर्ड के बाद कौन होगा, ये सेकंड, और सेकंड के बाद कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। आंसर समझ में आ गया। मैंने जो चीज सीक्वेंस लिखा, मैंने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लिखा है, आप क्वेश्चन में टैली कर लेना, लेकिन आंसर के अंदर ध्यान रहे केवल ये उत्तर किस पे डिपेंड कर रहा है, बाधा पे, बराबर। यस, ये वाला क्वेश्चन हमारे हो गया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन देखिए, which halo compound is more reactive toward SN2 reaction from following। हैलोजन के निम्न यौगिकों में से कौन सा हैलाइड SN2, ये सब SN2 वाला मामला आ रहा है। अब मैं आपको ये वाला तो उत्तर इसी में समझा देता हूं, है ना, इसी के अंदर लिख देता हूं कि यहाँ पे जो प्रिय विद्यार्थी आप देख रहे हो, ये क्या है, 1 डिग्री। ये यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री, है ना। ये यहाँ पे क्या हो गया, 1 डिग्री, और ये क्या, 2 डिग्री। तो इन दोनों के अंदर मेरे प्यारे बच्चों SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा किसमें होगी, इसमें, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस क्या है, ये दो है। इसमें हिंड्रेंस क्या है आपके, देखिए इसके अंदर ये 1 डिग्री है, और ये आपके क्या है, 2 डिग्री है। तो यह हिंड्रेंस क्या है, दो साइड है, और इसके हिंड्रेंस क्या है, वन साइड है। तो इन दोनों में रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, SN2 के लिए ये ऑर्डर होगा, बराबर। अब देखिए यहां गजब की बात है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है, एक आयोडो और एक क्या है, क्लोरो।
तो आपको पता है इन दोनों में इजीली बॉन्ड किस में ब्रेक होगा? एफ सी एफ सी सी एल सी बी आर सी आई, शुरुआती दौर में बताया था किसका होता है इन दोनों में? सी आई। सी आई की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जो आयोडाइड है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये क्लोराइड की तुलना में बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये क्लोराइड की तुलना में जो आयोडाइड होता है वो सबसे अच्छा, बेस्ट लिविंग का मतलब सबसे छूटने वाला, जो जल्दी से छूट जाएगा, आसानी से बल टूट जाएगा, क्योंकि आई की साइज क्या होती है? बड़ी होती है, राइट। तो इनमें भी ऑर्डर क्या हो गया? ये वाला। अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे मैंने ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। चौथा अपना है अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन अपन प्रिय विद्यार्थियों कल करेंगे, है ना। मुझे लग रहा है कि मोटे तौर पे जो क्वेश्चन थे रिएक्टिविटी वाले, ये देखिए इसके अंदर ये पांचों क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट वाला, अपन एक साथ ही लेंगे, है ना। अगला है जलीय क्रियोज के साथ द्वारा आसानी से जल अपघटित कौन कौन होता है, यानी आसानी से रिएक्ट कौन करेगा? ये दो कंपाउंड दिए गए मेरे प्यारे बच्चों, एक तो बेंजाइल क्लोराइड है और इस बेंजाइल पोर्शन में दो फिनाइल है। यदि सीधी सी बात है जलीय क्रियोज का है और ये एरोमेटिक है, तो SN1 रिएक्शन के प्रति पूछ रहा है, तो ये स्टेबल कार्ब कैटाइन देगा इसकी तुलना में। तो इन दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसकी ज्यादा हो जाएगी डाइफिनाइल वाले की। ये भी आपको उत्तर बता रखा है। अगला अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड, नहीं ये वाले तो अपन अगले के अंदर लेंगे, और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये देखिए नेक्स्ट आपका अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। निम्न क्रम के यौगिकों को उनके SN2 विस्थापन की प्रति क्रियाशीलता क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक है 1 ब्रोमो पेंटेन, एक है 2 ब्रोमो पेंटेन। तो 2 ब्रोमो पेंटेन हमें इनकी क्या बनाए, स्ट्रक्चर आप बना लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वही बात आ रही है 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की एल्काइल ग्रुप के साइज की, वही इसके अंदर आंसर है। तो 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, यानी ये हो गया आपके 3 डिग्री, क्या हो गया 3 डिग्री, और ये 1 ब्रोमो पेंटेन ये हो गया आपके 1 डिग्री, और ये 2 ब्रोमो पेंटेन है ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया 2 डिग्री। और यहाँ पे रिएक्शन कौन सी ले रहे हैं? SN2। तो SN2 के अंदर आपको पता है सर्वाधिक हिंड्रेंस किस में है? SN2 में। उसके बाद हिंड्रेंस, उससे कम हिंड्रेंस किस में? 2 डिग्री में। और सबसे कम हिंड्रेंस किस में है? 1 डिग्री में। तो मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड। तो SN2 के लिए आपका सेकेंड हो गया सबसे अधिक, फिर इसके बाद में कौन सा हुआ? यह हिंड्रेंस, और इस हिंड्रेंस में ये हिंड्रेंस कम है, तो ये हो गया थर्ड, और उसके बाद वो हो गया फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट आंसर इसका क्लियर। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इतनी देर तक दिया आपको, ये सभी क्वेश्चन देख ली इस तरह से खत्म हो रहे हैं। अगले में क्या है? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। मेरे प्यारे बच्चों, इन सब के नामों की आपको क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। मैं तो इनको देखते मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर आ रही है। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है यार, क्या इनकी स्ट्रक्चर बना बना के फिर से बताऊं, ये आप यहीं से समझ जाओगे? यार इतनी मेहनत की, मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रक्चर और बढ़ा लो, नहीं तो आप लोग यार दिमाग में रख लोगे ना। तो इनकी स्ट्रक्चर में सेकंड वाले के अंदर देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी ये ब्यूटेन है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इस ब्यूटेन के अंदर क्या है? 3 पे मिथाइल है, बराबर, ये लो, ठीक है। और 1 पे क्या है? ब्रोमो, ये फर्स्ट। सेकंड क्या है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी इसमें भी ये ब्यूटेन है ना। 2 पे ये रहा मिथाइल है, और 2 पे क्या है? ब्रोमो है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? तीसरा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ओके, ये 3 का 4 कार्बन हो गए, और ये 3 पे मिथाइल हो गया, और 2 पे ब्रोमो हो गया, ओके। अब प्यारे बच्चों रिएक्शन कौन सी? SN2। आपको पता चल गया ये क्या है? 1 डिग्री, और ये क्या है? 3 डिग्री, और ये क्या है? 2 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक रिएक्टिविटी SN2 के लिए इसकी, क्योंकि हिंड्रेंस क्या है? सबसे हिंड्रेंस कम यहाँ है। यह हिंड्रेंस कितनी है? 3 है, और इसके लिए हिंड्रेंस कितनी है? ये 2 है। हिंड्रेंस मतलब बाधा, न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा ना, तो इनके अंदर क्रम क्या हो जाएगा? इसकी सबसे अधिक, और इसके बाद ये 2 डिग्री।
तो मैं इसको यदि फर्स्ट कह दूं, ये सेकंड का हूं, और यदि ये थर्ड का हूं, तो आंसर हो गया सबसे अधिक फर्स्ट, फिर थर्ड, और फिर हो गया सेकंड। ओके प्यारे बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व। ओके विद्यार्थियों, तो अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन इसको इसी तरह से स्ट्रक्चर बना के आप कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज एल्काइल हैलाइड के जितने भी कंपाउंड थे, चाहे वो SN1 को लेके थे, चाहे SN2 को लेके थे, सबकी रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने अलग से समझा भी दिए, और इस पेपर में जितने भी आने वाले थे आप इनके सबके कॉन्सेप्ट बिठा लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे रिएक्शन और सारे इनसे संबंधित मैंने सारे ऑर्डर वाले क्वेश्चन बता दिए। अब बचे हुए अगली रिएक्टिविटी कार्बोनिल कंपाउंड के, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और सॉल्युबिलिटी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में होगा। आज अपन इतना ही लेते, टाइम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और आपकी नेक्स्ट क्लास आ रही है, इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं अभी सब्जेक्ट का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन क्लास आ रही है, आपके लिए आश्चर्य है। 10-15 मिनट में रिफ्रेश हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ये जो वादा किया ना, केमिस्ट्री के साथ साथ आपके अगले जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनकी क्लास आने वाली है। 5-10-15 मिनट में तैयार हो जाइए, है ना, रिफ्रेश होके आराम से बैठिए और उस सब्जेक्ट का आनंद लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, मुझे रोज बोलना पड़े मेरे प्यारे बच्चों, दमादम करो, है ना। ये तो मामला मुफ्त का है ना, सीरीज में सब चीजें पढ़ी अपनी, है ना। जितने भी जो नए बच्चे जुड़े हैं सब उससे कनेक्ट हो जाए और इन सभी चीजों कर लेना। और आगे भी ये सारे क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, सबको खत्म कर देंगे, चिंता ना करें। और कहीं कोई नहीं समझ में आया कमेंट में जरूर बताना। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।